हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी के इस लेक्चर में अपनी बात करेंगे जैव मंडल के विषय में। जैव मंडल क्या होता है, इसके घटक कौन कौन से हैं, इन सभी टॉपिक्स के विषय में अपनी बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपकी रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 6 का पार्ट है। देखिएगा दोस्तों, हमने स्थल मंडल को पढ़ लिया, जल मंडल को पढ़ लिया, वायुमंडल को पढ़ लिया, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ, ये सारे टॉपिक अपने देख चुके हैं। दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक बीच में रह रहा था, उसी की अपनी आज बात करने वाले हैं जैव मंडल। जैव मंडल के विषय में आज अपने जानेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली यूनिट्स के सिलेबस को पूरा नहीं किया है, ये जो 500 यूनिट है वो भी अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज अपनी 6ठी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। अगर आपने ये पीछे का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं दोस्तों, पिछला सिलेबस पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और हम देखते हैं कि जैव मंडल किसे कहते हैं। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, वायुमंडल मतलब जो वायु का मंडल है, जहाँ जहाँ वायु उपस्थित है, स्थल मंडल जहाँ जहाँ स्थल उपस्थित है, और जल मंडल जहाँ जहाँ जल उपस्थित है दोस्तों। तो जैव मंडल यानी कि जीव मंडल है ना। जीव मंडल का मतलब या जैव मंडल का मतलब हुआ कि पृथ्वी पर जहाँ भी जीवन संभव है, जहाँ जहाँ जीवन पाया जाता है, वो सारा एरिया अपने जैव मंडल के अंदर लेकर के चलते हैं। बड़ी ही सामान्य परिभाषा के अंदर हम इसमें बात करें तो जैव मंडल मतलब जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर जीवन संभव है वो जैव मंडल की श्रेणी में आता है। यानी कोई भी जीव है जहाँ पर बिना किसी कृत्रिम सहायता के प्राकृतिक रूप से कोई भी जीव अगर अपना जीवन जी सकता है। वापस दोहरा रहा हूँ, कोई भी ऐसा प्राकृतिक स्थान जहाँ पर बिना किसी कृत्रिम सहायता के कोई जो जीव है वो अपना जीवन जी सकता है, उसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसे हम कहते हैं जैव मंडल। तो देखिएगा दोस्तों, अपने क्या कह सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी की सतह है उस सतह से 15 किलोमीटर ऊपर और 9 किलोमीटर नीचे तक जो है वो जीवन संभव है दोस्तों। नासा के अनुसार ये जो है बात बताई गई है कि बैक्टीरिया जो हैं वो पृथ्वी से ऊपर जो है 15 किलोमीटर की दूरी तक रह सकते हैं, और नीचे अगर हम गहराई में जाएं तो फिर पानी के अंदर, जलमंडल के अंदर 9 किलोमीटर की बात आती है, 9000 मीटर की बात आती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 15 किलोमीटर ऊपर और 9 किलोमीटर नीचे हैं। अलग पुस्तकों में आपको इसके आंकड़े कुछ अलग भी मिल सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये कोई देखिएगा विवाद का विषय यहाँ नहीं रह जाता है। हमें सिर्फ ये समझना है कि जहाँ तक भी जीवन संभव है वो सभी किस में आता है, जैव मंडल की श्रेणी में आता है दोस्तों। परिभाषा के रूप में हम देखें, जैव मंडल से अभिप्राय पृथ्वी के उस भाग से है, यानी पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। यानी जैव मंडल क्या है, पृथ्वी का एक ऐसा भाग है। देखिए जैसे जलमंडल क्या था, पृथ्वी का वह भाग जहां पर जल पाया जाता था, उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जैवमंडल क्या है, पृथ्वी का वह भाग जहां पर सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल जहां आपस में मिलते हैं वहीं जैवमंडल स्थित होता है दोस्तों। देखिएगा किसी भी जीव को क्या चाहिए, उसको चाहिए वायु, उसको चाहिए रहने के लिए स्थान, और उसे चाहिए जल। जहाँ पर ये तीनों चीजें उपस्थित होती हैं वहीं पर जीवन संभव होता है दोस्तों। देखिएगा स्थल मंडल, और ये हमारा वायुमंडल, और ये हमारा जल मंडल, इन तीनों का जो संक्रमण क्षेत्र जो रह गया उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव मंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो क्या कहा हमने, स्थल मंडल, वायुमंडल और जो जल मंडल है वो तीनों जहाँ पर मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, और जहाँ पर जीवन संभव होता है दोस्तों, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव मंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो देखिएगा जैव मंडल क्या है, जहाँ पर जीवन संभव है, पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है, उसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। जहाँ पर कोई भी जीव है जो रह सकता है, प्राकृतिक रूप से रह सकता है, बिना किसी कृत्रिम सहायता के जब जीवन संभव हो, तो उसे हम जैव मंडल के नाम से जान सकते हैं। और सबसे सिंपल परिभाषा में हम बात करें, जहाँ जहाँ पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है वो सारा जैव मंडल का पार्ट अपने लेकर के चल सकते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिएगा स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल जहाँ मिलते हैं वहीं जैव मंडल का निर्माण होता है दोस्तों।
तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं जैव मंडल के घटकों के विषय में। जैव मंडल के दो घटक मान के चलते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक कौन सा होता है? जैव घटक के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं स्वपोषी को, और स्वपोषी में आते हैं पादप। पादप कौन से होते हैं? स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें हम उत्पादक भी कहते हैं। आगे हम इसके विषय में डिटेल में भी बात करेंगे। स्वपोषी यानी कि पादप वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। दोस्तों कैसे बनाते हैं, यहाँ इतना गहराई में जाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। दूसरे जो आते हैं स्वपोषी के अलावा जो आते हैं वो होते हैं परपोषी। परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, उन्हें हम परपोषी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये दो प्रकार के हो सकते हैं, स्थूल हो सकते हैं और सूक्ष्म हो सकते हैं। स्थूल जो होते हैं जीव जंतु जो होते हैं, उनके अंदर जो है 3 प्रकार से हम इन्हें बांट सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के रूप में हम इसे देखते हैं। दोस्तों आगे हम इसके विषय में और भी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों इसके अलावा सूक्ष्म जो जीव होते हैं उसे हम कवक या बैक्टीरिया के रूप में जानते हैं। दोस्तों तो देखिएगा जैविक घटक कौन से हो गए? स्वपोषी हो गए और परपोषी हो गए। स्वपोषी में कौन से हो गए? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसमें पादप होते हैं, इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। और दूसरा परपोषी जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, जो स्थूल और सूक्ष्म के रूप में देख करके चलते हैं। अपने स्थूल जीव जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के रूप में अपने देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंदर जो है हम कवक या बैक्टीरिया को शामिल किया करते हैं। दोस्तों या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जैविक घटकों को इस प्रकार से भी अपने बांट सकते हैं कि या तो क्या होते हैं वो पादप होते हैं या जीव जंतु होते हैं। दोस्तों और तीसरा जो भाग होता है वो सूक्ष्म जीव के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। 3 भाग इस प्रकार से भी बना सकते हैं हम, एक तो पादप हो गया, दूसरा जीव जंतु हो गया और तीसरा जो है सूक्ष्म जीव आते हैं। दोस्तों किसी प्रकार से भी इसको बांटा जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा दूसरा जो भाग आता है जैव मंडल के दूसरे घटक के रूप में हम देखते हैं अजैविक घटक को, जो जिनमें जीवन नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया और वायुमंडल हो गया। दोस्तों तो देखिएगा दोस्तों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का जहाँ पर तीनों का मिलन होता है, सम्मिश्रण होता है, वहीं पर जो है जीव मंडल पाया जाता है। दोस्तों तो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जैव मंडल के घटक यानी कि 2 हो गए, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक कौन से? जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर हम इसे इस प्रकार से कहें पादप, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों के रूप में बांट करके चलते हैं, या हम इसे स्वपोषी और परपोषी के रूप में देखते हैं। दोस्तों अजैविक घटक कौन से हो गए? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के रूप में हम इन्हें लेकर चलते हैं। दोस्तों देखिएगा दोस्तों हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, जल मंडल के बारे में भी पढ़ चुके हैं और वायुमंडल, ये तीनों चीजें अपने बड़े अच्छे से देख चुके हैं। दोस्तों इस क्लास में हम जो बात करेंगे, जो हमारा फोकस रहेगा वो सबसे ज्यादा जैविक घटक पर ही रहने वाला है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो जैविक घटक में 3 उपघटक अपने शामिल कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें पादप तंत्र आ सकता है, उसमें जंतु तंत्र आ सकता है, उसमें सूक्ष्म जीव आ सकते हैं। ये 3 हम इसमें बांट करके चलते हैं। सामान्य भाषा में पादप तंत्र की बात करें, पादप तंत्र है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों पादप तंत्र इसलिए क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है सभी जीव जंतु इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। दोस्तों पादप से ही जैविक या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ करता है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। दोस्तों जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से इस पर निर्भर होते हैं। दोस्तों जैसे हम कहीं पेड़ पौधों को हिरण ने खाया और हिरण को खाया शेर ने। शेर देखिएगा डायरेक्ट जो है पेड़ पौधों को तो नहीं खाता है, पादप को नहीं खाता है, लेकिन वो हिरण को खाता है और हिरण को जो है उनकी आवश्यकता होती है। दोस्तों तो हम ऐसा कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है सभी जंतु इसके ऊपर निर्भर हुआ करते हैं। दोस्तों इन्हें हम प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसे भोजन बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी या स्वपोषित भी अपने कहा करते हैं। दोस्तों और ये प्राथमिक उत्पादक भी कहलाते हैं, यानी ये उत्पादन करते हैं, इसलिए हम इन्हें उत्पादक कहते हैं। ये उपभोक्ता नहीं है, ये उत्पादक है। दोस्तों आगे हम बात करें स्वपोषी। स्वपोषी कौन से होंगे? स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाया करते हैं। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा जंतु तंत्र की बात करें। जंतु तंत्र क्या हो गया? तंत्र का मतलब ही होता है एक दूसरे से जुड़े हुए
समूह के रूप में लेकर के चलते हैं। तो ये भी जीव जंतुओं का एक समूह होता है जिसे हम जंतु तंत्र कहते हैं। ये जो है अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। दोस्तों जंतु तंत्र क्या करेगा, या तो अपना भोजन पेड़ पौधों से लेगा या फिर दूसरे तंतुओं से लेगा। इसे विषमपोषी या परपोषी अपने कहा करते हैं। दोस्तों देखिए विषमपोषी या परपोषी क्या होंगे, ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों जैसे बकरी की बात करें तो बकरी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, वो पेड़ पौधों को खाती है। लेकिन शेर जो हो गया वो बकरी को खाता है। दोस्तों शेर भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरों पर क्या हो गया, डिपेंड हो गया। ऐसे जीवों को हम परपोषी के नाम से या विषमपोषी के नाम से जानते हैं। दोस्तों शाकाहारी, इसके बाद में हम बात करें, ये देखिएगा इसमें टर्म्स है छोटे छोटे, उन्हीं से अपनी बात करनी है और यही प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना रह जाती है। दोस्तों बाकी तो ये बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था, इतने में ही बात खत्म हो जाती है कि जो हमारा स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जो जल मंडल है, वो तीनों ही जैव मंडल के अंदर शामिल किए जाते हैं। दोस्तों लेकिन फिर भी मैं आपको वो सारी बातें बता देता हूँ जो यहाँ पर प्रश्न के रूप में आने की संभावना है। इससे जुड़ी हुए सभी टर्म्स के विषय में अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शाकाहारी किसे कहेंगे, शाकाहारी हम कहते हैं जो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये केवल पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि बकरी और हिरन। ये क्या खाएंगे भाई, जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हीं को तो खाते हैं, या क्या किसी जीव को खाते हैं, क्या ये किसी जीव को खाते नहीं हैं। शाक का मतलब आप पेड़ पौधों से लेकर के चल सकते हैं, यानी ऐसे जो जीव हैं शाकाहारी कहलाएंगे जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों मांसाहारी, मांसाहारी कौन से हो गए, जो दूसरे जीवों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि शेर और चीता। ये क्या करेंगे भाई, ये देखिएगा घास नहीं खाता, शेर कभी भी घास नहीं खाता है, लेकिन घास खाने वाले को खाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन से हो गए, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, जैसे कि मानव। मानव क्या करेगा भाई, देखो पेड़ पौधे भी खा सकता है, फल फ्रूट भी खाता है और साथ ही साथ देखिएगा वो दूसरे जीवों का मांस भी खाता है। दोस्तों तो मानव कौन सी श्रेणी में आता है, सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। परजीवी, परजीवी कौन से होंगे, जो परजीवी दूसरे जो जीवित हैं उसके ऊपर आश्रित होते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी ये जो अपना भोजन है किसी जीवित जीव से चिपके रहते हैं और वहीं से ये प्राप्त किया करते हैं, जैसे जूं हो गई, कटमल हो गई, यकृत कृमि हो गई, या ऐसे जो जीव हैं, जो कृमि है, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहीं से अपना जो है भोजन प्राप्त किया करते हैं, परजीवी कहते हैं। इसमें पादप भी होते हैं, जैसे कि अमरबेल। अमरबेल क्या हो गई, जो पेड़ों पे लिपटी रहती है और वो उसी से भोजन निरंतर अपना प्राप्त करती रहती है, न तो खुद बनाती है और न दूसरे को खाती है, बल्कि उसी से ही वो भोजन प्राप्त करती रहती है। उससे हटा दिया जाए तो फिर वो जीवित नहीं रह पाती है। दोस्तों उस पेड़ से हटा देंगे तो फिर वो जीवित नहीं रह पाए। जैसे जूं हैं, ये भी तब तक इनका भोजन प्राप्त होता रहेगा जब तक वो चिपके रहेंगे, वहाँ से हटा दें तो फिर इनका जो जीवन है वो भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों तो परजीवी जो दूसरे जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा मृतजीवी। मृतजीवी कौन से हो गए, ऐसे जीव हो गए जो मरे हुए जो डेड बॉडी हैं उनसे जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि गिद्ध हो गया, कौवा हो गया। देखिएगा शेर तो क्या करता है, शिकार करके खाता है, मरे हुए को नहीं खाता। कौवा भी इसी प्रकार का मानते हैं। इसे अपमार्जक भी कहते हैं। दोस्तों इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। बाकी तो देखिएगा ये साइंस के टर्म्स में भी आता है और हम इसके कितनी भी गहराई में जा सकते हैं। अपमार्जक हम इसे कहते हैं, डिटर्जेंट के रूप में लेकर के चलते हैं कि ये सफाई करने का कार्य भी करते हैं, इसीलिए हम इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। दोस्तों सूक्ष्म जीव तंत्र, सूक्ष्म जीव तंत्र कौन से हो गए, इसमें इस श्रेणी के अंदर बैक्टीरिया और कवक को शामिल किया जाता है। दोस्तों इसमें हम किसे शामिल करते हैं, बैक्टीरिया और कवक को शामिल करते हैं। दोस्तों और ये क्या करते हैं, ये अपघटन का कार्य करते हैं, जो बचे खुचे जीव हैं उन्हें समाप्त करने का कार्य करते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के विषय में। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। फूड चेन में क्या होगा कि पारितंत्र जो हमारा इकोसिस्टम है, इसकी भी बात करेंगे अपने। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के भीतर जो है हमारे विभिन्न जीवों के मध्य पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है। प्रत्येक जीव किसी न किसी का आहार है, तो इस प्रकार से जो एक दूसरे को खाने की जो चेन बनी हुई है, इसी चेन को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसे फूड चेन कहते हैं। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है। नंबर एक आती है हमारी
चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला कौन सी होगी? जहां उपभोक्ता जो है भोजन के रूप में पेड़ पौधों के भागों का उपयोग करके श्रृंखला आरंभ करते हैं। यानी कि जो श्रृंखला है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? पेड़ पौधों से प्रारंभ होती है, तो उसे हम चारण श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये श्रृंखला एक इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, जैसे कि घास, घास से टिड्डा, टिड्डा से पक्षीगण और पक्षीगण से आया बाज। तो ये कहाँ से शुरू होती है? घास से शुरू होती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अपरद खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का दूसरा टाइप आता है। ये खाद्य श्रृंखला क्षय होते यानी समाप्त हो रहे प्राणियों और पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होती है। सूक्ष्म जीवों में और सूक्ष्म जीवों से अपरद खाने वाले जीवों और अन्य परभक्षियों में ये पहुंचते हैं। जैसे कि कचरा। कचरा क्या हो गया? समाप्त होने वाले से ही जैविक पदार्थ हुआ करते हैं, हो सकते हैं दोस्तों। तो ये अपरद जो है खाद्य श्रृंखला के नाम से जानी जाती है दोस्तों। अब यहाँ हम देख सकते हैं फूड चेन के रूप में भी, उपभोक्ताओं के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। सबसे पहले बिल्कुल इसको नीचे से शुरू करते हैं अपने प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक ही कहलाता है प्रथम पोषण स्तर, और इसमें आते हैं पादप। पादप जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये उत्पादक होते हैं दोस्तों, ये उगते हैं। जैसे कि घास हो गया, वृक्ष हो गया, पादप प्लवक हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? उत्पादक श्रेणी में आते हैं। इनके ऊपर जो आते हैं ये तीनों क्या कहलाते हैं? ये उपभोक्ता हैं। तीन उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक स्तर के, द्वितीयक स्तर के और तृतीयक स्तर के उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हो गए? ये पोषण स्तर में दूसरे नंबर पर आते हैं। देखिएगा ये पोषण स्तर में कौन से हो गए? दूसरे नंबर पे। इसमें शाकाहारी आते हैं दोस्तों। इसमें जो होंगे वो सारे शाकाहारी होंगे, क्योंकि ये जो अपना भोजन है वो प्रथम पोषण स्तर से प्राप्त करते हैं, पादपों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि जंतु प्लवक आ गए, टिड्डे आ गए, गाँव आ गए, ये किससे प्राप्त करते हैं? ये इनसे भोजन प्राप्त करते हैं दोस्तों। तृतीय पोषण स्तर यानी कि ये क्या हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, ये इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे पक्षी हो गया, मछलियाँ हो गई, भेड़िया हो गया, ये इस प्रकार के जो जीव हैं वो इसकी श्रेणी में आते हैं दोस्तों। तृतीयक उपभोक्ता कौन से हो गए? जो सर्वोच्च मांसाहारी आ जाते हैं। चतुर्थ पोषण स्तर आता है। ये सबको खाते हैं पर इन्हें कोई नहीं खाता है दोस्तों। क्या शेर का मांस थोड़े ना खाता है कोई? अपघटन होता है इनका, तो देखिएगा शेर का शिकार नहीं करता करके किसी शेर को कोई खाता भी नहीं है दोस्तों। शेर सबको खाता है ना। तो ये क्या हो गए? तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता हो गए, तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। और पोषण स्तर के अंदर ये चौथे लेवल पे आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पोषण स्तर तो कितने हो गए? 4 हो गए। ये 4 पोषण स्तर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। लेकिन उपभोक्ता की श्रेणी की बात करें तो ये 3 उपभोक्ता यहाँ अपने अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में यहाँ एक और चीज़ अपने देख लेते हैं। जैसे ये पौधे हैं, पौधे या इन्हें हम उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो गया? टिड्डा हो गया। टिड्डा को खाता है छिपकली, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। इसको देखिएगा तीसरा डायरेक्ट भी खा सकता है, बाज भी आता है दोस्तों। ये एक प्रकार का खाद्य जाल है। यहाँ से देखिएगा पौधे से आया चूहा, प्राथमिक उपभोक्ता चूहे को खाया सांप ने और सांप को खाया बाज ने। ये एक सीधी सादी फूड चेन यहाँ पर अपने देख सकते हैं इस रूप में। और पौधे को खाता है खरगोश। खरगोश क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। इसका अपघटन भी हो सकता है, इसका भी अपघटन हो सकता है और इसका भी अपघटन हो सकता है। किसी भी प्रकार से अपघटन भी होता है। तो इस प्रकार से ये जो एक जाल बनता है जिसे हम खाद्य जाल के नाम से भी जानते हैं। फूड चेन भी यहाँ अपने देख सकते हैं। कई फूड चेन मिलकर के एक जाल का निर्माण भी कर सकती हैं। यहाँ हम आगे बात कर लेते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की और थोड़ी डिटेल के अंदर। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन से कहलाएंगे? इनके अंदर जो है देखिएगा भेड़, बकरी, हाथी, हिरण, गाय, खरगोश, चूहा, बंदर जैसे जो शाकाहारी जीव हैं वो शामिल होते हैं। शाकाहारी जीव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। ये फल खा करके या पेड़ पौधों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों। प्रथम श्रेणी के कौन से होंगे? उपभोक्ता की बात करें, यहाँ इसको याद रखिएगा, उपभोक्ता की बात अपने कर रहे हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता आएंगे, कौन से आएंगे? इसमें वे सारे उपभोक्ता या जीव आ जाएंगे जो प्रथम पर डिपेंड करते हैं, जो इस पर डिपेंड करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के जीव मांसाहारी होंगे। प्राथमिक जो होंगे वो शाकाहारी होंगे, द्वितीयक और तृतीयक मांसाहारी हो सकते हैं दोस्तों। प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करके ये जीवित रहते हैं, जैसे मछलियाँ, कीट, खाने वाले पक्षी, छिपकली आदि को अपने देख करके चलते हैं दोस्तों।
ये सारे के सारे उपभोक्ता थे। उपभोक्ताओं के विषय में हमने बात कर ली है, जिनमें से हमने अभी 2 उपभोक्ता देखे हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। आगे हम बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इसमें वे सारे जीव आते हैं जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर डिपेंड करते हैं, प्रथम के नहीं। प्रथम तो शाकाहारी थे, ये किस पर डिपेंड करते हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, जैसे कि भालू हो गया, गिद्ध हो गया, लोमड़ी हो गई, शेर हो गया दोस्तों। इसके बाद में अपघटक। अपघटक आते हैं। अपघटक कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत जीव जंतुओं और वनस्पतियों को अपना आहार बनाकर सूक्ष्म अवयवों में तोड़ देते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, जो मृत जीव जंतु हैं और जो वनस्पतियां हैं उनको आहार बनाते हैं और सूक्ष्म अवयवों के अंदर उन्हें तोड़ देते हैं, या हम ऐसा कहें उन्हें सड़ा करके नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो अपघटक की श्रेणी में आते हैं। मृत भक्षी जीव दूसरे मृत जीव जंतुओं को खाकर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, फॉस्फेट और नाइट्रोजन जल को मुक्त करने का कार्य करते हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, कुछ एक शब्दावलियां हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिएगा, उत्पादक हम किसे कहते हैं, इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें हम उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। उपभोक्ता कौन से हो गए? ये भोजन के लिए जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। देखिएगा, ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है उन्हें हम उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन हो गए? जो उपभोग करते हैं। तो उत्पादक भी हो सकते हैं, एक उपभोक्ता दूसरे पर डिपेंड भी हो सकता है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के अंदर हमने देखा था दोस्तों। पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी हम किसे कहते हैं? इसमें जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा विभिन्न जीवों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। एक तो जीव और उसके चारों ओर का जो भौतिक पर्यावरण है उनका अध्ययन, और जीव और दूसरे जीव के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है वो 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने किया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे ये जो एक एरिया रह गया, उस एरिया के अंदर जितने भी जीवित जीव पाते हैं अपने और अजैविक तत्व पाते हैं, उनके बीच में जो तंत्र बनता है उसे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग हुआ करते हैं, स्थान विशेष के आधार पर हम इन्हें लेकर के चलते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में किया गया था। एच.जी. टोसले ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मिलने वाली ऊर्जा एक निश्चित क्रम के अनुसार पोषण स्तर से प्राप्त होती है दोस्तों। यानी क्या कहा हमने? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो है वो मिलने वाली ऊर्जा है वो निश्चित क्रमानुसार पोषण स्तर से प्राप्त होती है। इसे हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जैसे ये एक खाद्य श्रृंखला है, पेड़ पौधे, चूहा, सांप और बाघ। इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं खाद्य जाल के विषय में। जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव समुदायों के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक निश्चित क्रम के अनुसार पोषण स्तरों में न होकर एक से अधिक पोषण स्तरों से प्राप्त होता है, यानी पोषण स्तर जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पोषण स्तर प्राप्त होता है उसे हम खाद्य जाल के रूप में देखते हैं। जैसे हम चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक जो है एक से अधिक जीव जो है एक जीव को खाने वाले होते हैं अलग अलग स्तरों पर। यहाँ कोई विशेष स्तर हमें नहीं देखना को मिल रहा है। यहाँ पर पोषण स्तर एक न होकर के एक से अधिक पोषण स्तरों से प्राप्त हो रहा है, जिसे हम खाद्य जाल के नाम से जानते हैं दोस्तों। जाल वैसे भी समझ में नहीं आता, तो इसमें समझ में नहीं आता कौन सा किसका भक्षण कर रहा है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा का जो एक पोषण स्तर है उससे दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह हुआ करता है। ऊर्जा प्रवाह क्या कहता है? ऊर्जा के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है दोस्तों। इसे 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम भी कहते हैं, जिसे लिंडेमान ने दिया था। ये नाम आपको याद रखना होगा दोस्तों विशेष रूप से। जैव भू रासायनिक चक्र, ये क्या होता है? देखिएगा, पर्यावरण में रासायनिक तत्वों का जो भी चक्रीय प्रवाह होगा उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानते हैं। रासायनिक चक्र का मतलब क्या हुआ? जो भी रासायनिक तत्व हैं उनका जो चक्रीय प्रवाह होता है उसे ही जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में जानते हैं दोस्तों। जैव विविधता क्या होती है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो वनस्पति है और जो जीव जंतु हैं उनके प्रजातियों की जो संख्या है, कोई एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम के अंदर कितने प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतुओं की प्रजातियां रहती हैं उसे ही हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा जैव मंडल, और इसी के साथ हमारी ये जो 6th जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। 6 यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में अपनी 6ठी यूनिट
अगली क्लास में अपनी 7वीं जो यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आता है संसाधनों के प्रकार, उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों देखिएगा, जैव मंडल के विषय में जितनी ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। इसके अंदर गहराई में चाहें तो अपने कितना भी जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमारा रीड का जो लेवल है उसके हिसाब से वो बिल्कुल पर्याप्त है। आप उतना याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा दोस्तों। तो हमेशा की तरह इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ से आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि ये क्लासें आपको निरंतर मिलती रहे, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूस हमारे साथ चालू रखना चाहते हैं, तो बेल आइकन दबा लेना ताकि क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।